हेलो गाइस, वेलकम टू मेडी विद मेडिसिन। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा कि जो ब्लीडिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो उसका हमने कॉमन कॉजेज़ देखे। एबॉर्शन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है और मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है। इन तीनों में से हमने एबॉर्शन के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी किया कि एबॉर्शन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और इसके अगर क्लिनिकल क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट करना हो कि इस किस टाइप का एबॉर्शन है तो हमने इसको देखा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कहते हैं कि अगर जो इम्प्लांटेशन होता है वो नॉर्मल के अलावा अगर कहीं और होता है तो हम उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर इम्प्लांटेशन कहाँ होता है। तो इम्प्लांटेशन के लिए हमें सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा समझना होगा कि फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो हमें पता है कि फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स जैसे इंटरस्टिशियम होता है, इस्थमस होता है, एम्पुला होता है और इन्फंडिबुलम होता है। अब ये सबसे मीडियल पार्ट होता है और ये सबसे लेटरल पार्ट होता है। अब हम जानते हैं नॉर्मल कंडीशन में मोस्ट कॉमन साइट होती है फर्टिलाइजेशन की एम्पुला। अब फर्टिलाइजेशन की साइट होती है एम्पुला। अब यहाँ से मूव करके जो जाइगोट है वो जाता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस, ओके, फंडस। नाउ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फेलोपियन ट्यूब फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एम्पुला। अब फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ और यहीं पर अगर वो इम्प्लांट हो गया तो दिस वन इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हम देखते हैं कि वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज एम्पुला। सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा पार्ट जो होता है वो एम्पुला होता है। नाउ सबसे नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है? नैरोएस्ट पार्ट होता है इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम के बाद सबसे नैरोएस्ट पार्ट कौन सा आता है? इस्थमस। नाउ अब फेलोपियन ट्यूब को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसके जितने भी पार्ट्स हैं हम उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसके लिए हम एक न्यूमोनिक देखते हैं, एम्पुला इज इन इंटरस्टिशियम। तो एम्पुला में सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद इस्थमस, उसके बाद इन्फंडिबुलम, उसके बाद इंटरस्टिशियम। इज दैट क्लियर? दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड दिस वन इज द लीस्ट कॉमन। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एम्पुला एंड सेकेंड most common site of the pregnancy is ampulla. Is it clear? Now, what is heterotopic pregnancy? So heterotopic pregnancy means it is a twin pregnancy in which one pregnancy inside uterus and other is ectopic pregnancy. Sorry, this one. The second most common site is the most common site of ectopic pregnancy of fallopian tube is ovary. Okay. Now the heterotopic pregnancy. So what is heterotopic pregnancy? It is a twin pregnancy in which one pregnancy inside uterus and other is ectopic. यानी कि एक साथ दो प्रेगनेंसी हो रही है और एक प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस में हो रही है और दूसरी एक्टोपिक हो रही है। इसको बोलते हैं हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी। सो अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हम रिस्क फैक्टर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर जो हैं किस किस वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे रिलेटेड टू जेनाइटल ट्रैक्ट एंड सेकंड वन इज नॉट रिलेटेड टू जेनाइटल ट्रैक्ट। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू जेनाइटल ट्रैक्ट, द एडिशन इनसाइड यूट्रस, एडिशन इनसाइड ट्यूब। अगर जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर कोई एडिशन हो गया, ठीक है, एडिशन हो गया, उसकी वजह से क्या होगा? जाइगोट मूव नहीं कर पाएगा और वहीं पर इम्प्लांट हो जाएगा। लाइक सल्पेंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ट्यूब। तो हम उसको क्या बोलेंगे? सल्पेंजाइटिस। तो इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। द सेकेंड वन इज PID, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। द थर्ड वन इज एंडोमेट्रियोसिस ब्लॉक द टिश्यू। इसकी वजह से क्या होता है? इसमें क्या होता है? टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है एंडोमेट्रियम में, उसकी वजह से जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा और वो वहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। द नेक्स्ट वन इज ट्यूबल सर्जरी एंड द लास्ट वन इज इमोबाइल सीलिया। अगर वहाँ से जो सीलिया जाइगोट को वहाँ से बाहर निकल के एम्पुला से बाहर निकल के करके आते हैं, अगर उन सीलिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सीलिया डैमेज हो जाएंगे,
उसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाएगा और वहीं पर इम्प्लांट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्टाजीनर सिंड्रोम, राइट। नाउ द नॉट रिलेटेड to the genital tract, that is smoking, no, low socioeconomic status, multiple partners, young age of intercourse. So these are the reasons, these are the risk factor for ectopic pregnancy. Now the very important thing is contraceptive prevents all type of pregnancy including ectopic pregnancy, but the failure of contraceptive agent occur, it leads to a ectopic pregnancy. So please keep it in mind, द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स ऑल टाइप ऑफ प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है वो हर टाइप की प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगी, चाहे वो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। लेकिन अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया तो उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। सो नाउ वेन एवर अ प्रेग्नेंट फीमेल जिसका यूपीटी पॉजिटिव है, प्रेग्नेंट फीमेल को हम यूपीटी से जज करते हैं कि उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, कम्स विद द कंडीशन ऑफ ब्लीडिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर कोई फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग लेके आती है, आई मीन प्रेग्नेंट फीमेल, तो उसके 3 कॉजेज हो सकते हैं, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड मोलार प्रेगनेंसी। सो हाउ वी आइडेंटिफाई द एक्चुअल कॉज, like this could be abortion, this could be ectopic pregnancy and this could be a molar pregnancy. So we will go with the HCG values. अगर HCG वैल्यू नॉर्मल से कम है, अगर HCG वैल्यूज नॉर्मल से कम है और अगर 48 घंटे के बाद भी अगर HCG वैल्यूज डिक्रीज हो रही है तो हम उसको अबॉर्शन के अंदर काउंट करेंगे। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो HCG वैल्यूज नॉर्मल से कम होगी, लेकिन HCG वैल्यू 48 आवर्स के बाद इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन डबल नहीं होगी। द लास्ट वन इज मोलार प्रेगनेंसी। अगर HCG वैल्यू बहुत ज़्यादा है मोलार नॉर्मल कंडीशन से, तो हम उसको मोलार प्रेगनेंसी के अंदर कंसिडर करते हैं। सो नाउ व्हाट्स द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी नो विलाई प्रेजेंट इन डेसिडुआ। अगर डेसिडुआ के अंदर कोई विलाई प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ से प्रोजेस्टेरोन आएगा नहीं, तो प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर हम देखते हैं कि 5 नैनोग्राम पर ml जो है हमें प्रोजेस्टेरोन मिलता है, और नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर कितना होता है, 25 से ज़्यादा, 25 नैनोग्राम से ज़्यादा होता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। थैंक यू।